नीट 25 का पेपर आपको सामने दिख रहा है जिसमें अलग अलग कलर्स के हाइलाइट्स हैं। एक येलो कलर में जो हाईलाइट दिख रहा है वो ऑर्गेनिक के हाइलाइट्स हैं, रेड कलर में जो आपको हाइलाइट्स दिख रहे हैं वो फिजिकल के हाइलाइट्स हैं, और जो ब्लू कलर में हाइलाइट्स आपको दिख रहे हैं वो इनऑर्गेनिक के हाइलाइट्स हैं। अब इन हाइलाइट्स का दो मेन काम है। पहला, ये आपको ये बताते हैं कि जो क्वेश्चंस पूछे गए थे नीट 25 में वो कहां से पूछे गए थे, ताकि आप लास्ट के 30 डेज पे उन पे फोकस कर पाओ। अब उनमें से भी किस पे फोकस करना है वो समझने के लिए आपको इन हाईलाइटेड क्वेश्चन जितने भी मैंने किए हुए हैं इसका जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, या फिर मैं यहाँ पे भी पॉज करूंगा, आप उसको यूज कर सकते हो और आपको सॉल्व करना है। जो भी टाइप के क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुए वो क्वेश्चंस कहां से पूछे गए थे वो मैं आपको बता दूंगा, और आपको ये समझ में आ जाए कि अच्छा ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है जो कि यहाँ से पूछा जा रहा है, तो मेरे को आगे के जो 30 दिन बचे मेरे पास उसमें इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को और इन्हीं रिसोर्सेज को फॉलो करना है, ताकि नीट 26 में जब यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं उसे सॉल्व कर पाऊं। ठीक है, जैसे कि आपको ये जो येलो हाइलाइट्स के स्टार्टिंग के क्वेश्चन दिख रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी और पीवाईक्यू से पूछे गए। जैसे ये दोनों क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा, और ये क्वेश्चन अगर आपने आराम से एनसीईआरटी पर है तो भी सॉल्व हो जाएगा, पीवाईक्यू भी क्या है तो भी सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, आपको जो फिजिकल के दोनों क्वेश्चन दिख रहे हैं इजीली पीवाईक्यू में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया है तो आप इजीली इन दोनों क्वेश्चन को कर लेते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन करने में दिक्कत हुई थी नीट 25 में, इसमें चलो ऑप्शन में दिक्कत थी, बट अगर आपको इसका कंसेप्ट ही नहीं आता था तो इसका मतलब आपने एनसीईआरटी की ह्यूरिस्टिक सीरीज में नहीं देखी है, वो देख लो, या फिर जब मॉड्यूल्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे तो उसमें आपने ध्यान नहीं दिया। तो अब मॉड्यूल तो करने का टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट आप ह्यूरिस्टिक सीरीज देख लेना, क्योंकि उसमें ऐसे कंसेप्ट्स जो कि एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन नहीं है बट एग्जामिनर वहां से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है वो मैंने बताया है, और एकदम स्टार्टिंग ऑफ 15-20 मिनट्स में मैंने ये चीज मेंशन करी थी और डायरेक्टली आ गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली अगर आपने एनसीईआरटी पर है वहां से हो जाएगा, मैंने ह्यूरिस्टिक में इसको मेंशन किया था, या फिर अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया तो वो भी आपसे ये क्वेश्चन बन जाता। उसके बाद आगे चलते हैं। जो 53 नंबर क्वेश्चन है ये आपको डायरेक्टली हेलो एल्केन हेलो एरीन में जो इंटेक्स क्वेश्चन है वहां पे इसको देखने को मिल जाता है, या फिर अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया नॉर्मल कंसेप्ट भी आपको आता है तो भी आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद ऐसे रिडॉक्स के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे पीवाईक्यूज में देखने को मिलते हैं, मॉड्यूल में, टेस्ट में देखने को मिलते हैं, इजीली आप कर लेते हैं। 55 क्वेश्चन अगर आपको करने में दिक्कत हुई तो मतलब आपकी एनसीईआरटी की रीडिंग अच्छे से नहीं हुई है। मैंने इसको आराम से ह्यूरिस्टिक में कराया है, एंड में सारे एग्जांपल्स मेंशन है, उसको देख लेना, और अगर आपसे नहीं हुआ मतलब आपको एनसीईआरटी की रीडिंग पे फोकस करना है। ठीक है, फिर ये सारे क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं 56, 57 ये आराम से अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया है, या फिर अगर आपने एनसीईआरटी की रीडिंग अच्छे से लगाई है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स यहाँ पे पूछे गए। फिर आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली सारे के सारे रिएक्शंस एनसीईआरटी में देखने को मिल जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आप बहुत सारे करते हो टेस्ट में, मॉड्यूल्स में, पीवाईक्यूज में आपको देखने को मिल जाता है, तो इजीली आप वहां से कर सकते हो। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा मतलब आपने पीवाईक्यू सही से सॉल्व नहीं किया, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा मतलब आपने एनसीईआरटी सही से अभी तक याद नहीं करी है। ठीक है, इसमें जितने भी पॉइंट्स दिख रहे हैं सारे के सारे एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। अगर आपसे नहीं हो रहा मतलब आपकी इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी वीक है, उसके रीडिंग पे आपको फोकस करना है। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठाया गया, तो अगर आपसे ये नहीं हुआ मतलब आपके एनसीईआरटी के टेबल्स वीक है, आपने अच्छे से उसको कवर नहीं किया है। अभी 60-62 को मैंने कवर नहीं किया क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, ये भले ही ये जो कंसेप्ट है वो मेंशन्ड है, पीवाईक्यूज में आपने मोनोक्लोरिनेशन के क्वेश्चन किए हैं, बट इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग था तो मैंने इसको मेंशन नहीं किया। ठीक है, 62 में भी थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा वो रिएक्शन पता होना चाहिए तब आप उसको सॉल्व करते हैं। ऑल्दो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको आता है, बट क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्चुअल था तो मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया है इन हाइलाइट्स में। फिर ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको पीवाईक्यूज में एनसीईआरटी कंसेप्ट में या टीचर भी बताते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए था। अगर आपको नहीं पता है तो आपको एनसीईआरटी और पीवाईक्यू पे अच्छे से फोकस करना है। 65 नंबर क्वेश्चन इजीली डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी से देखने को मिल जाएगा, तो अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आपकी एनसीईआरटी की रीडिंग वीक है। ठीक है, 67 की बात करें तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी आपको दिख रहे हैं सारे के सारे पीवाईक्यूज है। ठीक है, सारे के सारे कंसेप्ट आपको पीवाईक्यूज में डायरेक्टली मिल जाते हैं, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहे तो मतलब आपको पीवाईक्यू पे फोकस करना है जाके। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको जो दिख रहे हैं पीवाईक्यूज में है, आपने ऐसे क्वेश्चन इजीली किए हैं पीवाईक्यू में, तो वहीं से ये क्वेश्चन को उठाया गया है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको लंबा लग सकता है, बट ये सारे के सारे कंसेप्ट पीवाईक्यूज में है। हाँ, ये करने में आपको टाइम लग सकता है, बट अगर आपको टाइम ज्यादा लग रहा है तो इसका मतलब आपको एलिमिनेट करने नहीं आता ऑप्शन को, तो उस पर आपको ध्यान देना है। उसके बाद ये क्वेश्चन मैंने हल्का सा इग्नोर कर दिया, ऑलरेडी पीवाईक्यू में है, बट ये जो PPH3 वाला पार्ट है इसके कारण बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे, तो इसको मैंने इंक्लूड नहीं किया। 73 एंड 76 ये क्वेश्चन भी पीवाईक्यूज में आपको मिल जाते हैं। 76 अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप या तो मेरे शॉर्ट नोट्स जाके देख लो, 2 पेज नोट्स जो मैंने सिलेक्शन ऐप पे अपलोड किया है, या फिर आप अपने एनसीईआरटी रीडिंग पे फोकस करो अगर आपके नोट्स में इसको नहीं लिखाया गया है, क्योंकि ये एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन से पूछा गया। 73 भी मैंने डायरेक्टली अपने जो 2 पेज नोट्स उसमें डायरेक्टली मेंशन किया, यही केस। ठीक है, इसका आंसर 10 मिनट्स होता है, तो वो चीज आपको वहां से कर लेनी अगर आपके नोट्स में ये चीज मेंशन नहीं थी, या फिर आपको एक कंसाइज रिसोर्स चाहिए तो। ठीक है, उसके बाद ये डायरेक्टली पीवाईक्यू से पूछे गए, अगर आपसे ऐसा नहीं हो तो आपको पीवाईक्यू पे फोकस करना है। 78, 79 डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी से पूछा गया, अगर आपसे ये नहीं हो तो आपको एनसीईआरटी फोकस करना है। उसके बाद ये सारे जितने भी येलो हाइलाइट्स के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे आपके एनसीईआरटी से पूछा गया, तो अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो आपको एनसीईआरटी अच्छे से करनी है। ठीक है, 80 अगर आपसे नहीं होता तो आपको पीवाईक्यू फोकस करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पीवाईक्यूज में प्रेजेंट है। ठीक है, और मैंने करवाया भी था ह्यूरिस्टिक सीरीज में। 84 अगर आपको करने में दिक्कत हो रहा है तो आपको मेन ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में नहीं पता है, क्योंकि डायरेक्टली एनसीईआरटी मेंशन है, तो आपको एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेनी है एक बार। ठीक है, 85, 86, 88 या तो पीवाईक्यू या तो एनसीईआरटी से पूछा गया, तो ये आपको दिख रहा है कि जो मेन जितने भी क्वेश्चंस आपके यहाँ पे थे वो सारे के सारे या तो एनसीईआरटी से पूछे गए थे या तो पीवाईक्यू से पूछे गए थे, और जितने भी हाइलाइट्स मैंने आपको दिखाए ये टोटल अगर आप करते हो तो आपको दिखता है कि इससे आप ऑलमोस्ट 152 मार्क्स स्कोर कर सकते थे। जितने भी मैंने हाईलाइट नहीं किए उसको छोड़ देते तो भी आप इतने मार्क्स को स्कोर कर लेते, जो कि आपको सिलेक्शन तक पहुंचा देता। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि नीट 25 जैसे पेपर में भी जो मेजर डोमिनेंस था
केमिस्ट्री में वो पीवाईक्यू का था और एनसीईआरटी का था। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आपकी केमिस्ट्री वीक है, मार्क्स नहीं आ रहे, तो आपको किस पे फोकस करना है, आपको समझ में आ गया होगा, पीवाईक्यू, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड रिसोर्सेज पे। बहुत बच्चों को एनसीईआरटी से इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जैसे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने में दिक्कत होता है क्योंकि उसमें पॉइंट वाइज नहीं लिखा गया। तो वैसे बच्चे ऐसा रिसोर्स ढूंढते हैं जिससे वो फास्ट रिवाइज कर पाए। तो उस केस में वो रैंचो रिवीजन की तरफ से आने वाले इन कोवेलेंट बुक्स को यूज कर सकते हैं, जिसमें काफी कलरफुल वे और काफी ऑर्गेनाइज वे में चीजों को एक्सप्लेन किया गया है, जिससे आपके कंसेप्ट्स तो बहुत जल्दी क्लियर होते ही हैं, साथ ही साथ आप बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि इसमें आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी तो पॉइंट वाइज वे में कवर्ड मिल जाती है, साथ ही साथ फिजिकल के भी एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे आपको इसमें पॉइंट वाइज मैनर में कवर्ड मिल जाती है, जो कि काफी यूजफुल रहेगा उन बच्चों के लिए जो कि फिजिकल के एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाते। ऑल्सो इसमें जितने भी ऑर्गेनिक के रिएजेंट्स हैं और उसके क्या फंक्शन है उसको एक चार्ट में मेंशन कर दिया गया है, ताकि उसको याद करके आप फटाफट जितने भी कन्वर्जन के क्वेश्चंस हैं उनको कर पाओ, जो कि मैंने दिखाया कि नीट 25 में भी काफी जगह पूछा गया था। इनऑर्गेनिक के जितने भी एक्सेप्शंस है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है विथ रीजन कि ये एक्सेप्शन क्यों है, ताकि कल को कोई एआर क्वेश्चन बनता है तो उसको भी आप वहाँ पे सॉल्व कर पाओ। फिजिकल को काफी यूनिक तरीके से कवर किया गया। इसमें एक तो आपको सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में कि ये टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको आने चाहिए। दूसरा, सारे फॉर्मुलाज और थ्योरी को काफी इंटरेस्टिंग वे में कवर कर दिया गया है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसमें फिजिकल के जो कंसेप्ट्स हैं उसको डेली लाइफ एग्जांपल के साथ लिंक करके समझाया गया है, जिससे आप जल्दी उस चीजों को समझ पाओ और याद रख पाओ लंबे समय तक। इन बुक्स का यूज करके आप बहुत फास्ट रिवाइज कर पाओगे और इसलिए इन बुक्स का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, वहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। चलो वीडियो में आगे चलते हैं। अब एक एक करके जितने भी मैंने हाइलाइट्स किए उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्लू हाइलाइट्स के जितने भी क्वेश्चन थे। मैंने बताया ब्लू हाइलाइट्स मतलब इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस, उसमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सारे कंसेप्चुअल चैप्टर्स आ गए और जिसमें थोड़ा सा याद करना पड़ता है, पी ब्लॉक, डीएनए ब्लॉक, वैसे चैप्टर्स आ गए। तो इसमें आपको दिखा कि जो मेजर डोमिनेंस था वो पीवाईक्यूज का था या फिर आपके एनसीईआरटी का था। अगर आप ब्लॉक केमिस्ट्री की बात करो तो सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी से पूछे गए थे, और अगर आप कंसेप्चुअल चैप्टर्स की बात करो तो उसमें या तो पीवाईक्यू से था या तो डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछा गया था। तो इसलिए आपको जो इस लास्ट के 30 डेज में जिस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है वो है पीवाईक्यू और आपकी ह्यूरिस्टिक सीरीज, क्योंकि वहां पे मैंने एनसीईआरटी को कवर करवा दिया। अगर आपने एक बार देख लिया तो ठीक है, उसके बाद आप खुद से पढ़ो, नहीं देखा तो एक बार फटाफट देख लो, बहुत छोटी सीरीज है, उसके थ्रू फटाफट अपनी एनसीईआरटी को कवर कर लोगे, एक बार आपने हाईलाइट कर लिया। ठीक है, पीवाईक्यू को ट्राई करना है कि आप इन कंसेप्चुअल चैप्टर में एटलीस्ट 2 से 3 बार, अगर 3 से 4 बार नहीं भी कर पाते हो तो एटलीस्ट 2 से 3 बार तो कर लो। एक बार आपने नोट्स पढ़ लिया, फिर पीवाईक्यू सॉल्व किया, ठीक है, उसके बाद आपने एक बार जब करोगे सॉल्व पहली बार तो सब सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसके बाद पता चल जाएगा कि क्या क्या मैंने गलत किया, क्या क्या मेरे को डाउट आ रहा था क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो उनको आपने मार्क कर लिया और नेक्स्ट टाइम से सिर्फ उन्हीं मार्क वाले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे बकायदा लिख के, और बाकी को ऐसे ब्रीफली देखते हुए निकल जाओगे। ठीक है, तो ये आपको करना है। इससे आपके जितने भी कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं उसके क्वेश्चन जब नीट 26 में आएंगे वो गलत नहीं होंगे, क्योंकि आपने देखा अभी कि सारे क्वेश्चन जो पीवाईक्यू से थे और एनसीईआरटी से थे। उसके बाद जो ब्लॉक केमिस्ट्री उसमें आपने देखा कि एनसीईआरटी ही मेन डोमिनेंट पार्ट थी जहां से क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो ह्यूरिस्टिक आपको देख लेनी है एक बार। ठीक है, उसका एनसीईआरटी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, पीवाईक्यू एक बार लगा लो, अगर नहीं लगाया है पहले, अगर लगा रखा है तो आपने शायद मिस्टेक्स को मार्क किए होंगे, नहीं किए तो मिस्टेक मार्क कर लो अपने एनसीईआरटी में ही। और अगर कोई दूसरा रिसोर्स है आपके पास एनसीईआरटी बेस्ड, वहाँ पे कोई आपने मार्क क्वेश्चंस रखे हुए हैं पहले के, तो उनको एक बार सॉल्व कर लो, जितने भी मिस्टेक्स आपको पता चले उनको अपने एनसीईआरटी मार्क कर लो और एनसीईआरटी को ही बार बार पढ़ो। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग रेड हाईलाइट के बारे में। तो मैंने बताया था कि रेड हाईलाइट जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपके 11th में मोल कंसेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स जैसे चैप्टर्स आते हैं, और 12th में आपके सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स जैसे चैप्टर्स आते हैं। इसमें आपने देखा कि जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जितना आप कर लेते हो सिलेक्ट हो जाते वो आपके पीवाईक्यू से थे। ठीक है, या तो रिपीटेड थे या तो रिपीटेड कंसेप्ट्स थे। ठीक है, जो भी हल्का सा एक्स्ट्रा था मैंने हटा दिया और ज्यादा क्वेश्चन अलग से नहीं हटे जिसमें थोड़ा सा ज्यादा आपका एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता। मोस्टली क्वेश्चन आपके डायरेक्टली पीवाईक्यू से आ गए थे। तो वैसे ही क्वेश्चंस आपको करने हैं, तो इसके लिए आपका पीवाईक्यू स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, आपको एक्जैक्टली पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या फॉर्मुला लगता है, क्या फॉर्मुला क्यों नहीं लगता है, ये आपको एक्जैक्टली रीजंस पता होने चाहिए, ताकि जब वैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप उसको कर पाओ, क्लियरिटी के साथ कर पाओ, बिना किसी डाउट के। ठीक है, दूसरा आपको फॉर्मुला याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको फॉर्मुला याद नहीं है, अगर आपने गलत वहां फॉर्मुला पुट कर दिया तो आप कितना ही क्वेश्चन सॉल्व करो, कितना ही कैलकुलेशन करो, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे पहली प्रायोरिटी के फॉर्मुलाज याद होने चाहिए। तो एक लिस्ट बना लो फॉर्मुला का होना चाहिए, या तो मेरे 2 पेज नोट से सारे के सारे फॉर्मुला 2-2 पेज में लिखे हुए, अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको यूज कर सकते हो। और डेली का उठ के ये टारगेट रखो कि मैं 3 चैप्टर 4 चैप्टर फटाफट 10-15 मिनट में 20 मिनट के अंदर रिवाइज कर लो फॉर्मुलाज को सिर्फ। ठीक है, उसके बाद थ्योरी को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, वो आप पीवाईक्यूज करोगे, उसी के थ्रू आपका रिवाइज होता रहेगा। तो आपको 2 चीज मेन करते रहनी है, फॉर्मुलाज एंड पीवाईक्यूज। ठीक है, इसके अलावा टाइम बचता है तो मार्क्ड क्वेश्चन जो आपने रखे हैं अपने मॉड्यूल्स के, अपने नोट्स में, वो आप कर सकते हो, बट ये दोनों आपकी सबसे मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्मुला किया, पीवाईक्यू मार्क क्वेश्चन किए, फिर फॉर्मुला किया, और टाइम अगर फिर बचता है कि कुछ नया ट्राई कर लेता हूं तो एनसीईआरटी इंटेक्स एक बार देखिए। ठीक है, ये कर लोगे तो नीट 26 में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें जितना भी क्वेश्चन सिलेक्ट होने के लिए करना होता है वो आप कर लोगे। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग येलो हाइलाइट्स के बारे में। तो येलो हाइलाइट में आपके जितने भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन है वो है, तो उसमें आपके 11th के जीओसी, आइसोमेरिज्म और आयुपैक वाले टॉपिक्स हो गए, और हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर हो गया। उसके 12th की ये सारे चैप्टर्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। ठीक है, आपको दिखाता है कि सारे के सारे क्वेश्चन जो थे वो तो वही डायरेक्टली एनसीईआरटी से थे, जितने रिएक्शंस एनसीईआरटी में मेंशन है वहीं से पूछा गया है। ठीक है, दूसरा आपको वो रिएक्शन सॉल्व करने आने चाहिए। ठीक है, जब मल्टीपल रिएक्शन, मल्टीपल रिएजेंट होते हैं तो वो सॉल्व करने आने चाहिए, तो इसके लिए आपके पीवाईक्यू सॉल्व होने चाहिए और आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी होनी चाहिए। तो सबसे पहला सोर्स जो प्रैक्टिस का होना चाहिए वो पीवाईक्यू, एक बार कर लो। ठीक है, पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे रिएक्शन को सॉल्व करते हैं। दूसरा एनसीईआरटी इंडेक्स मैंने ह्यूरिस्टिक में करा दिया, तो अगर आप वो देखते हो तो उस वहीं पे हो जाएगा। तीसरा बैक एक्सरसाइज, ये कर लोगे, उसके बाद कोई एनसीईआरटी बेस्ड रिसोर्स आपके पास है तो उसको सॉल्व करना है।
इतना कर लोगे तो आपको ऑर्गेनिक में काफी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद जो मैंने हिस्ट्री में कराया एग्जैक्ट आपको ये करना है, रिएक्शन कॉपी थ्योरी, रिएक्शन कॉपी थ्योरी। इससे आपकी पूरी ऑर्गेनिक हो जाती है और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। हर साल मेरे कॉलेज में मेरे ही पढ़ाए हुए बच्चे आते हैं और मुझे ही बोलते हैं कि भैया आपकी सीरीज फॉलो करिए, और मतलब मैं जिससे मिलता हूँ कहते हैं भैया सीरीज आपकी फॉलो करिए। तो ये मस्ट वॉच सीरीज है क्योंकि काफी कम टाइम देता है, 17 आवर्स में पूरी ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो देख ही लेना एक बार। उसके बाद हाँ भाई बोला मैंने पीवाईक्यू को 1 से 2 बार सॉल्व कर लो और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन अगर आपके पास है वो कर लो अगर टाइम बचता है तो। बट सबसे पहले ह्यूरिस्टिक देख लेना क्योंकि उससे आपके ऑर्गेनिक जितने भी एआर स्टेटमेंट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वो पता चल जाएगा और इंटेक्स क्वेश्चन कवर हो जाएगा साथ ही। और दूसरा ये भी पता चल जाएगा आपको कि ऑर्गेनिक में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और याद कैसे करना है, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको बार बार अपनी एनसीईआरटी को ही रिवाइज करना है, जैसे मैंने ह्यूरिस्टिक में रिवाइज करवाया एग्जैक्ट वैसे। रिएक्शन कॉपी किया, पहले फटाफट रिएक्शन सॉल्व किया, उसके बाद उसी रिएक्शन के थ्रू सारी की सारी थ्योरी को रिकॉल किया, ठीक है। इतना कर लोगे तो केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर लो क्योंकि केमिस्ट्री में स्कोर करना इंपॉर्टेंट भी है। बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स अगर हार्ड आ गई तो फिजिक्स आपसे सॉल्व बहुत मुश्किल से हुई क्योंकि आपकी जो फिजिक्स में आप वैसे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व नहीं करते, अगर करते भी हो तो प्रेशर में उसको सॉल्व कर पाना अलग चीज होता है, ठीक है। लेकिन बायो केमिस्ट्री अगर थोड़ी सी भी मॉडरेट आई तब भी आप उसको सॉल्व कर लो क्योंकि अभी मैंने दिखाया 325 में भी जो क्वेश्चन थे वो पीवाईक्यू से थे और एनसीईआरटी बेस्ड था, तो उसको आप कर सकते हो चाहे कितना भी वो हार्ड पूछ ले। इसलिए केमिस्ट्री में अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हो और बायो में अच्छा स्कोर कर लेते हो तो ये दोनों मिला के ऑलमोस्ट 540 मार्क्स होता है टोटल। तो अगर आप इसमें मिला के 480 490 भी ले आते हो तो बाकी काम आपका फिजिक्स कर देगी। इसलिए बायो और केमिस्ट्री पे एंड के मंथ्स में बहुत ज्यादा ध्यान दो और फिजिक्स में जो चीज आपने कर लिया है उसी में अच्छे क्वेश्चंस और टेस्ट से जितने आपको हाई वेटेज टॉपिक्स पता चल रहे हैं उनके क्वेश्चंस करते जाओ। अगर आपकी फिजिक्स उतनी अच्छी नहीं है तो इतना कर लोगे तो आप एटलीस्ट सिलेक्शन के रेंज तक तो पहुंच जाओगे, ठीक है। होप कि आपको वीडियो पसंद नहीं होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।